पीएम मोदी ने वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का इफ्तिताह किया। इस दौरान सीएम योगी और जापान के सिफारतकार भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अपने खिताब में कहा कि उत्तर प्रदेश तरक्की की राह पर गामजन है। काशी के विकास के ये आयाम, ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष आज इसी रचनात्मकता का, इसी गतिशीलता का परिणाम है। मैं आप सभी को, काशी के हर एक जन को इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। और आज ये भव्य इमारत काशी की शोभा बढ़ा रही है। इस इमारत में आधुनिकता की चमक भी है और सांस्कृतिक आभा भी है। इसमें भारत जापान रिश्तों का कनेक्ट भी है और भविष्य के लिए अनेकों संभावनाओं का स्कोप भी है। कोलकाता में फर्जी वैक्सीनेशन के मामले पर बीजेपी ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने ममता हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने एहतजाजियों को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने पेशकदमी करते हुए कुछ एहतजाजियों को हिरासत में भी लिया। हिरासत में लिए गए बीजेपी लीडर देबाश्री चौधरी ने कहा कि रियासती हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। कोरोना टीकाकारी पर मध्य प्रदेश सरकार और कांग्रेस में खींचतान जारी है। कोरोना के आदादोशुमार पर कांग्रेस सवाल कर रही है, जबकि बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। कांग्रेस ने आज एहतजाज करते हुए शिवराज सरकार से आवाम को वैक्सीन फराहम कराने की मुतालबा किया और शिवराज सरकार को बदनवान सरकार करार दिया। कोरोना के आंकड़ों में इतना मिथ्याचार हो रहा है कि कल्पना के बाहर। मध्य प्रदेश सरकार के फिगर्स आरोग्य सेतु पर डिस्प्ले हो रहे हैं और उसमें -1048 एक्टिव केसेस बताए गए, यानी अभी मरीज बीमार भी नहीं पड़े और वो ठीक हो गए। माइनस में एक्टिव केसेस हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार का झूठ तंत्र, मध्य प्रदेश सरकार का जो है मिथ्या काम करने का ढंग, और ये सुलेमानी प्रशासन इस तरह से काम कर रहा है, ये अपने आप में एक प्रमाण है कि मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है और कितना अंधेरा है। देखिए, अभी तक तो ये वैक्सीन का विरोध करते थे। अभी तक तो ये केवल जनता को गुमराह करते कि वैक्सीन मत लगवाओ। पूरे देश में करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग गई। मध्य प्रदेश में कल 2 करोड़ का आंकड़ा हमने पार कर लिया। कल फर्स्ट डोज का 2 करोड़वा जो वैक्सीन है कल ही लगा है। मध्य प्रदेश में लगभग 2 करोड़ 45 लाख लोगों को हमने वैक्सीन लगा दी, पर उसके बाद भी कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही। ये दिग्भ्रमित होकर जनता को गुमराह। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की दफा 124A की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली अर्जी पर समाअत की। अदालत ने मरकज से दरियाफ्त किया कि आज़ादी के 75 साल बाद भी ये कानून जरूरी है। अदालत के मुताबिक ये नौआबादियाती कानून है जिसका इस्तेमाल मुजाहिदीन आज़ादी के खिलाफ किया जाता था। अंग्रेजों ने बगावत के कानून का इस्तेमाल जिनके खिलाफ किया, उनमें गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक भी थे। मुसलमानों पर होने वाले जुल्म व ज्यादती के ताल्लुक से नुक्कड़ पर बैठकर गुफ्तगू करना कोई जुर्म नहीं। ये अहम तबसरा बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के शहर परभनी से ममनुआ तंजीम दाइश के हमख्याल होने और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्जामात के तहत गिरफ्तार मुस्लिम नौजवान इकबाल अहमद कबीर अहमद की जमानत अर्जदाश्त पर समाअत के दौरान किया। जस्टिस SS शिंदे ने अपने तबसरे में कहा कि इस तरह की गुफ्तगू करना कोई जुर्म नहीं। छोटे शहरों में लोग अक्सर नुक्कड़ पर बैठकर गली से दिल्ली तक की सियासत, डोनाल्ड ट्रंप से लेकर जो बाइडेन तक के बारे में गुफ्तगू करते हैं। छोटे शहरों में लोग अक्सर ऐसी गुफ्तगू करते रहते हैं, लिहाजा ऐसी गुफ्तगू करना कोई जुर्म नहीं है।
बॉम्बे हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच के जस्टिस एस शिंदे और जस्टिस JN जमींदार के रूबरू मुलजिम इकबाल अहमद की जमानत अर्जदाश्त पर बहस करते हुए सीनियर एडवोकेट मेहर देसाई ने अदालत को बताया कि 5 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद अभी तक मुलजिम के मुकदमे की समाअत शुरू नहीं हुई है और चार्जशीट में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि मुलजिम ने बम बनाया था या वो किसी भी तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस था। जमीयत उलमा ने मुतालबा किया कि बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को फंसाने वाले अफसरान के खिलाफ जुर्माना आयद होना चाहिए। बनी दाइश केस के मुलजिम इकबाल की ज़मानत की बहस जो है वो कल मुकम्मल हो गई है, लेकिन इस बहस के दौरान बम्बई हाई कोर्ट के जस्टिस शिंदे साहब का रिमार्क काबिल तवज्जो है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के मज़ालिम को आपस में ज़ेरे बहस लाना कोई जुर्म नहीं है। ये सही तौर पर जो चेहरा था पुलिस वालों का वो जस्टिस शिंदे साहब ने पेश किया है कि मुसलमानों को परेशान करने के लिए ज़रा सी बातों का बहाना बनाकर उनको गिरफ्तार किया जाता है और फिर बरसों बग़ैर चार्जशीट पेश किए हुए उनको जेलों की सलाखों के पीछे रखा जाता है और फैसला आने में 10 से 12 साल लग जाते हैं। हमें ये बम्बई हिंदुस्तान की अदालतें पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से पुलिस वालों के ख़िलाफ़ जो मुतासिबाना रवैया उनका मुसलमानों के ताल्लुक से है, वो जो बातें कर रही हैं, उसको हुकूमत को सोचना चाहिए और पुलिस वालों पर जो है वो इस किस्म के का कंट्रोल करना चाहिए कि वो इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत को जो है वो परेशान न। यूपी पुलिस की जानिब से दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार 2 मुलजिमों की जमीयत उलमा हिंद कानूनी मदद करेगा। यूपी ATS के जरिए मुलजिम मिनहाज अहमद और मुसीरुद्दीन लखनऊ से गिरफ्तार किए गए थे। मिनहाज अहमद के वालिद ने जमीयत उलमा हिंद से मदद मांगी थी। पुलिस ने इस मामले में एक पिस्तौल, एक प्रेशर कुकर और IED धमाका खज़बाता दरियाफ्त करने का दावा किया था। दोनों पर अंसार ग़ज़वतुल हिंद के अरकान होने का इल्ज़ाम है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि दहशतगर्दी से जोड़कर मुस्लिम नौजवानों की जिंदगी तबाह की जा रही है। कि इस मरहले के अंदर वो मुलजिम है, मुजरिम नहीं है। जब वो मुलजिम है, अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है, ये तो अदालत फैसला करेगी कि ये क्या है। कोर्ट इसीलिए बने हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए उस वक्त तक हम इस बात को नहीं मानते हैं कि उसकी हेल्प न की जाए। तो वो आपके पास हेल्प के लिए आए? हाँ, हमसे उन्होंने कहा, टेलीफोन पर हमारी हमसे ये कहा, तो हम उसमें कुछ नहीं करते हैं। जो हमारी यूनिट है महाराष्ट्र की, वो करते हैं। हमने उनसे कहा कि आप उनसे मिलिए, बात कीजिए, टेलीफोन पर बात कीजिए, वो अगर मुतमईन हो जाएंगे तो वो आपके केस कर रहेंगे। तो क्या वो यहाँ के विद्यार्थी भी रहे हैं दारुल देवबंद के? कौन? जो लोग पकड़े हैं या कोई नहीं, कोई और संबंध है उनसे? कोई नहीं। इनमें जो उनके साथ पकड़े गए थे, उमर साहब के साथ, उनमें जो एक थे जहांगीर, वो दारुल के पड़े गए। तो जमीयत उलमा हिंद किस तरह से उनकी मदद करेगी? क्या पूरा हम केस लड़ते हैं। मतलब ये है कि हम उन लोगों के केस लड़ते हैं, वकील का खर्चा, इसलिए कि आमतौर पर लोग ऐसे होते हैं कि जो बेचारे अपने मुकदमे को चला नहीं पाते हैं। इसका मतलब आपकी नज़रों में वो निर्दोष है? अभी तक सबके नज़रों में वो निर्दोष। जब तक वो मुलजिम हैं, उनको आप कैसे दोषी कह देंगे? UAPA और NIA के खिलाफ बेंगलुरु में तरक्की पसंद तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। सोशल एक्टिविस्ट फादर स्टैन स्वामी की हाल ही में हुई मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। मुजाहिरीन ने कहा कि UAPA जैसे कवानीन से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। बुजुर्ग सोशल एक्टिविस्ट स्टैन स्वामी, जिसे कई लोग UAPA कानून की अजियत का शिकार हुए हैं, कर्नाटक हाई कोर्ट के सीनियर वकील बालन ने कहा कि UAPA और NIA की हैसियत एक तरफा है। इन कवानीन में मुलजमीन को अपना मौक़िफ़ रखने की गुंजाइश न के बराबर है। Fair trial, therefore it violates human rights, Universal Human Rights Act, European Covenants on Human Rights. All international and national laws are opposed to UAPA. Today our protest is
to repel UAPA, repel NIA. NIA has power to have their own investigation, their own public prosecutor, and they have say over appointing presiding officers, constituted special courts. असल बात यह है कि एक तो ये इनका हुकूमत के तमाम इदारों ने मिलकर इनकी जान ली है। दूसरा, इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो UAPA है। तो हमारा सबका इस वक्त ये मुतालबा है कि UAPA जो एक काला कानून है उसको फ़ौरन जो है हुकूमत वापस ले। पिछले 7 साल से NDA की हुकूमत इक़्तिदार पे आने के बाद ख़ासकर जो है सोशल एक्टिविटीज़ जितने भी है, ये जो है एक मुल्क की जो है आवाज़ है, ये इनको किसी भी तरह जो है ये लोग अंदर करना चाहते हैं, इनके आवाज़ को दबाना चाहती है हुकूमत। और ये जब आवाज़ दब जाती है, जैसे हमारे अभी ईस्टर्न स्वामी है, इनको एक सिपर के लिए मजबूर कर दिया था कोर्ट में। इस वक्त की दिल्ली से एक बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, निजी स्कूल से सरकारी स्कूल में दाखिले को लेकर परेशान तलबा को राहत दी है दिल्ली सरकार ने। बगैर टीसी के सरकारी स्कूल में अब दाखिला हो सकेगा मुमकिन। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने बयान दिया है, टीसी का काम महकमे तालीम खुद करेगा। इसकी वजह यह है इस ऐलान की कि कोरोना की वजह से जो बेरोजगार वालिदैन हैं उन पर तालीमी खर्च का जो बोझ है उसको हल्का किया है दिल्ली की सरकार ने, और इस फैसले से बेरोजगार हुए वालिदैन को बड़ी राहत मिलेगी। निजी स्कूल से सरकारी स्कूल में दाखिला लेने में आसानी होगी। तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जिसमें निजी स्कूल से जहां पर फीस को लेकर, फीस की अदायगी को लेकर टीसी या बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए उन बच्चों को लटकाया जा रहा था, टीसी नहीं दी जा रही थी। अब दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि बगैर टीसी के सरकारी स्कूल में दाखिला आसान हो जाएगा। तो टीसी का काम महकमे तालीम खुद करेगा। कोरोना की वजह से बेरोजगार वालिदैन पर तालीमी खर्च का बोझ है, जिसकी वजह से बेरोजगार वालिदैन निजी स्कूल की फीस भरने से कासिर हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त की, शर्जील इमाम की जमानत अर्जी पर समाअत। दिल्ली की कड़कड़डुमा अदालत में हुई समाअत। शर्जील इमाम के वकील ने कोर्ट में दलील दी, CAA और NRC के खिलाफ पुरअमन एहतजाज की अपील कर रहे थे शर्जील। मामले की आइंदा समाअत 6 अगस्त। सुर्खियों में बने रहे शर्जील इमाम, जिनको CAA और NRC के मामले में जेल भेजा गया था। इसी सिलसिले में शर्जील इमाम की जमानत अर्जी पर समाअत हुई, जिसमें दिल्ली की कड़कड़डुमा अदालत में समाअत हुई है। शर्जील इमाम के वकील ने कोर्ट में दलील दी है और कहा कि CAA और NRC के खिलाफ पुरअमन एहतजाज की अपील कर रहे थे शर्जील। मामले की आइंदा समाअत 6 अगस्त को होगी। और आगे बढ़ेंगे। पिछले साल शिमाल मशरकी दिल्ली में होने वाले फसादात से मुताल्लिक एक मामले में दिल्ली की अदालत ने पुलिस पर 25,000 रुपए जुर्माना आयद किया है। दिल्ली की अदालत ने बजनपुरा पुलिस पर जुर्माना आयद किया है। ये जुर्माना SHO और उसके सीनियर अफसरान पर आयद किए गए हैं। कोर्ट ने गोंडा के रिहायशी मोहम्मद नासिर की अपील पर पुलिस से मुकदमा दर्ज करने को कहा था। मोहम्मद नासिर ने कहा था कि फसाद के दौरान उसकी आंख में गोली लगी थी। दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज करने के हुक्म की मुखालफत की थी। मुतासरा नासिर से बातचीत की हमारे दिल्ली नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। मोहम्मद नासिर हमारे साथ खुद मौजूद हैं। नासिर, उस दिन क्या हुआ था आपके साथ, क्या घटा, क्या आपने देखा? देखिए साहब, मुझे सामने से शूट किया गया। कोई मेरी पीठ में तो गोली मारी नहीं गई थी, मेरी आंख में गोली मारी गई थी। और मैं सबको देखा मैंने कि किस किस ने गोली मारी और किस तरह का उद्दंड था वहाँ, किस तरह की नारेबाजी हो रही थी, पेट्रोल पंप से हमले हो रहे थे और जी नारेबाजी हो रही थी। और मैंने सबकी पहचान की। पहचान के बाद अपने जब मेरे साथ ये हादसा हुआ तो हॉस्पिटलाइज से हो गया। हॉस्पिटलाइज से डिस्चार्ज होने के बाद तो जब मैंने थोड़ा सा अपना आप को ठीक सा महसूस किया तो मैंने अपनी कंप्लेंट भेजी। कंप्लेंट पुलिस स्टेशन से वापस आ गई। उस पर लिखा था रीडर ने लेने से मना कर दिया। और फिर हेल्प डेस्क गया ईदगाह में, तो उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया। उन्होंने कहा कि मैं तुझे जानता हूँ। फिर मैंने अपनी कंप्लेंट को फोल्ड किया और पूछा आप मेरा नाम बताइए, मेरा रेजिडेंस बताइए। वो कंप्लेंट को लेने से आनाकानी कर रहे थे। अच्छा, जब ये सारा घटनाक्रम हो रहा था, गोलियां चल रही थी, नारेबाजी हो रही थी, कितने लोग थे
जो वाकई वहाँ पर फायरिंग कर रहे थे? वहाँ 100-150 लोगों की भीड़ थी और जी फायरिंग काफ़ी लोग कर रहे थे उसमें। किसी के पास पिस्टल थी, किसी के पास कई प्रकार के अलग अलग हथियार थे उनके पास। और जी मतलब इतना, मैं तो बिल्कुल पड़ोसी था, एकदम तो नए बंदे पे एकदम अटैक नहीं कर सकते भाई ये हिंदू है या मुसलमान है, पर मुझे तो वो जानते थे कि ये मुस्लिम है, तभी उन्होंने मुझे शूट कर दिया। तो मतलब जिन लोगों ने आपको शूट किया, जिनका आपने नामजद रपट भी कराई, उनको आपने देखा था? जी बिल्कुल देखा था। और जब हमने कंप्लेंट डाली तो हमें धमकियां दी गई, हमें धमकाया गया। पहले तो पुलिस ने नहीं सुना हमारी, और जब हम चारों तरफ से माजूर होकर फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो हमारे ऊपर प्रेशर डाला गया कि हमारे पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत हैं और तेरी कोई औकात नहीं, तो एफआईआर भी दर्ज करा दे। तो और फिर पुलिस आई, पुलिस ने कहा तुझ पे मुकदमे लगाए जाएंगे 50 और तुझे उल्टा केसों में फांसा जाएगा। अगर तुझे बचना है तो ये लिख दे कि वकील साहब ने ज़बरदस्ती ये झूठी कंप्लेंट लिखवाई थी और मतलब उनके खिलाफ झूठी कंप्लेंट मतलब उनके खिलाफ आप बयान दे दें। जी जी जी। आपने कंप्लेन कब दी थी और उसके बाद किस हद तक जिन लोगों के खिलाफ आपने कंप्लेन दी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई या कोई भी कदम कभी उठाया गया? नहीं, कोई कदम नहीं उठाया गया सर। वो खुलेआम घूम रहे हैं और थ्रेट दे के जाते हैं। अब तक मुझे थ्रेट दी जा रही है, और जबकि मेरे सिक्योरिटी ऑर्डर पिछले साल हो गए, मेरे पास कोई भी मतलब कोई कांस्टेबल तक नहीं आए मेरे पास। अब इस मामले में क्योंकि एफआईआर करने का अदालत ने एक तरीके से जो खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी, अर्जी दाखिल की थी, उसको खारिज कर दिया। अब एफआईआर दर्ज की जा रही है, अब आप मुतमईन हैं? जी, हमें तो संविधान पर भरोसा था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ने जो हमें इस मुकाम पर पहुंचाया कि भाई सब समान है, एक समान है, और उस संविधान पे ही हम चलते हैं। और अब कार्रवाई हम ये चाहते हैं कि मेरी एफआईआर दर्ज हो और जो आरोपी हैं उनको सज़ा ज़रूर मिले। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली की अदालत ने मोहम्मद नासिर के मामले पर दिल्ली पुलिस पर सख्त तबसरा किया। कोर्ट ने कहा ऐसा मालूम होता है कि पुलिस ने एक अलहदा एफआईआर में मुल्जिमान के फरार का रास्ता तैयार किया है, और ये अफसोस की बात है कि पुलिस अफसरान अपनी तहकीकात के दौरान अपने आईनी फराइज अदा करने में नाकाम रहे हैं। सीनियर वकील महमूद पराचा ने अदालत के जरिए पुलिस पर सख्त तबसरा किया और जुर्माना लगाए जाने का खैर मकदम किया है। दिल्ली दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर सवाल तो लगातार उठते रहे हैं, लेकिन कल दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस पर 25,000 रुपये का जुर्माना किया। हमारे साथ हैं महमूद पराचा साहब, सीनियर एडवोकेट हैं और इस केस से जुड़े हुए हैं। पराचा साहब, ऐसा क्या ब्लंडर था, ऐसी क्या चीज़ें थी कि कोर्ट को इतना सख्त रुख इख्तियार करना पड़ा? 3-4 बड़े बड़े ब्लंडर थे जिसकी वजह से कोर्ट ने ये फैसले दिए हैं। पहला 25,000 का फाइन लगाया है एसएचओ साहब और उनके सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स, जिसमें डीसीपी साहब भी शामिल हैं। दूसरा ये कहा है कि नासिर साहब को ये इजाज़त है कि वो पुलिस के खिलाफ ये बेईमानी भरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक अलग से एफआईआर दर्ज कराएं। तीसरा, कमिश्नर ऑफ पुलिस को ये कहा है कि आप इस तरह की गलतियां पुलिस ना कर पाए, इसके बारे में कोई सिस्टम बना के कोर्ट को बताएं। ये 3 अहम फैसले इसमें किए गए। अब जिस तरह बता रहे हैं कई ब्लंडर हैं, वो ऐसे क्या अहम नुक्ते हैं जो खामियां थी जो सीधे अदालत ने कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन की पूरी गलत हुई है? पहली चीज़ तो ये है कि पुलिस को ही कोर्ट ये कह रहा है कि आप तो मुल्जिमों के साथ पार्टी बन गए हो। उसके सबूत के तौर पे कोर्ट ने ये कहा है कि एक तरफ तो 7 मुसलमानों को गोली लगी है, आपका केस ये है कि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ रहे थे। दूसरी तरफ आपने 5 मुसलमानों को ही अरेस्ट कर लिया, जबकि नासिर साहब साफ तौर पे नॉन मुस्लिम्स के नाम ले रहे हैं। तो ये ब्लंडर था। दूसरा ब्लंडर ये था कि पुलिस ने एक भी व्यक्ति जो कि नॉन मुस्लिम था इस चार्जशीट में, उसको नहीं बताया कि कोई भी हिंदू को चोट लगी थी इस चार्जशीट में। एक और बात यह है कि उन्होंने कोई भी कायदा कानून, जिनको मुसलमानों को अरेस्ट भी किया है, उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं जुटा पाई है पुलिस। सिर्फ उनके इकबालिया बयान जो कि जिनका कोई वैल्यू नहीं होती एविडेंस के तौर पे, वो तो ये सब बुनियादी बातें थी ब्लंडर्स, जिसकी वजह से अदालत ने ये सख्त ऑर्डर पास किया। जिस तरह से इस पूरे मामले में, इस ऑर्डर में बीजेपी के एक्स एमएलए नरेश गौड़ और दूसरे जो नरेश त्यागी वगैरह हैं उनका नाम आया है, क्या उनके खिलाफ कोई भी इन्वेस्टिगेशन, कोई कार्रवाई हुई थी? देखिए, वही बचाने की यही साजिश तो हम बेनकाब कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे ऑफिस में भी जो पुलिस ने किया और अमित शाह साहब का नाम लेके धमकाया गया हमें, और वो वीडियो रिकॉर्डिंग में सब मौजूद है जिसको पुलिस छुपा रही है।
बुनियादी जो बड़ी साजिश हुई है कि सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट जो पीसफुल चल रहे थे उसको किस तरीके से ख़त्म किया जाए और उसका इल्ज़ाम भी मुसलमानों के ऊपर लगा दिया जाए। इसके लिए ही हाईएस्ट लेवल से कपिल मिश्रा साहब को पुलिस के डीसीपी सूर्या के साहब के साथ भेजा गया, हमले कराए गए, सिर्फ स्पीच नहीं दी है। उसी की आगे चल के कॉन्स्पिरेसी में दिल्ली पुलिस ने दंगों में भी पार्टिसिपेट किया, आरएसएस और बीजेपी के जो गुंडा एलिमेंट्स थे उनके साथ, और अब आखिरी कड़ी में उसकी जो विक्टिम्स थे, जो बेचारे मजलूम थे, जिनके चोटें लगी, जिनके घर जले, उन्हीं को पुलिस डरा धमका के सबूत मिटा रही है। ये सीक्वेंस में हुई है। इसी साजिश को नाकाम करने के लिए ये एक बहुत अहम फैसला है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ये केस भेजा गया, कहा कि इस्लाहात किए जाएँ, ठीक किया जाए, मामले को सुधारा जाए। क्या कहेंगे कमिश्नर साहब से, क्या सुधार होगा? देखिए, ये वाले कमिश्नर साहब तो नए आए हैं अभी, लेकिन पुराने वाले कमिश्नर साहब और अमित शाह साहब और दूसरे बीजेपी के अफसरों के खिलाफ तो बहुत सारे सबूत निकल के आ ही रहे। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।